हेलो एंड वेलकम यू ऑल। आप देख रहे हैं बीएम ट्यूटोरियल। और जो नए हैं उनको मैं बता दूं, आज का जो हमारा लेक्चर है वो प्रीवियस ईयर बेस्ट लेक्चर है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सीरीज चलता रहा था उसका, या यूं कहें तो ये लास्ट लेक्चर होगा। और इसमें आपको 2020 के जो मेंस में आए हुए हैं रिसेंटली क्वेश्चंस उसके दिखेंगे, 2019 के मेंस के दिखेंगे, है ना। और 2019 के एडवांस के क्वेश्चंस हैं, और इस तरह से और भी कुछ ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं मेंस और एडवांस के, वो क्वेश्चंस का मैंने कलेक्शन किया है और उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये वीडियो पार्टिकुलरली उसके लिए भी हेल्प होगा जो इस साल जेईई मेन एग्जाम देने वाले हैं अप्रैल में, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से और ज्यादा ही कंसेप्ट डेवलप होता है ना। कुछ कंसेप्ट क्वेश्चंस बताते हैं और कुछ कंसेप्ट भी हम लोग बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक देखिए। और जो बच्चे पहले से इस मेरे लेक्चर को देख रहे हैं उनके लिए ये है कि उनको पता चलेगा कि पूरा लेक्चर देखने के बाद आपको कितना और मेहनत करना है, आपको कितना और सोचना है कि आप उस लेवल तक पहुंच पाए जिस लेवल पे जेईई क्वेश्चंस पूछते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना, पहला ही क्वेश्चन जो आपका है दिख रहा होगा, देखिए। तो आपके लिए जो पहला क्वेश्चन है ये आपका है 2020 के मेंस का क्वेश्चन का, है ना, जनवरी में जो आया हुआ है उस क्वेश्चन का। क्वेश्चन को एक बार दोहरा दे रहे हैं। क्या लिखा है? इफ जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर satisfying modulus of real part of z plus modulus of imaginary part of z is equal to 4, then mod of z cannot be, क्या नहीं हो सकता, इसके बारे में बोला गया। ये ऑप्शंस हैं, वो ऑप्शन दिया हुआ था एबीसीडी करके ना, 1 2 3 4 करके। चलिए सॉल्व करते हैं। जो दिया हुआ है जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपका दिया हुआ है तो जेड को आप क्या मानेंगे? सपोज कीजिए कि जेड क्या है आपका, एक्स प्लस आई वाई, है ना। तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको? जेड इजकल टू एक्स प्लस आई वाई। तो आपको क्या बोला है? रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का मॉडुलस। तो रियल पार्ट ऑफ जेड, तो रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होगा? एक्स। ज्यादा डिस्कस तो करेंगे नहीं, ये सारे चीज मैं बता चुका हूँ। ये दिया हुआ है 4। रियल पार्ट ऑफ जेड एक्स कहलाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वाई कहलाएगा 4। तो मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू 4, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम सपोज करते हैं कि x दोनों पॉजिटिव रहा होगा तो मॉड को हटा देते हैं, तो क्या रहा होगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। चलिए, है ना। या इस तरह से लिख सकते हैं y इक्वल टू 4 माइनस एक्स, या मॉड y इक्वल टू 4 माइनस मॉड x, दोनों केस चलेगा, दोनों को लेकर हम लोग चलेंगे। तो यहाँ से क्या होगा देखिए, ये केस किसके लिए था? जब x पॉजिटिव और y पॉजिटिव के लिए था। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे आप देखिए क्या होगा। आपको चाहिए क्या? मॉड जेड। अच्छा, तो मॉड जेड को आप क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही लिख सकते हैं। तो क्या हम रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यानी कि ये लिखा क्या है? मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है ना। इसको आप एक्स स्क्वायर ही रहने दें, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर। और वाई स्क्वायर के बारे में सोचिए, तो वाई स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं? 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ से, है ना, फ्रॉम 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस, देखिए क्या आ जाएगा, माइनस 8x प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा आपका रूट अंडर 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। ये आपका मॉड जेड है। अब मॉड जेड है तो जो बच्चे अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना रहे हैं, इसका मतलब है कि उसे बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं, है ना। क्या मतलब है? क्वाड्रेटिक का आपको रेंज देखना पड़ेगा, ये कहां से कहां तक हो सकता है। तो रेंज निकालने के लिए इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलना पड़ेगा। तो 2 कॉमन लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8, है ना। परफेक्ट स्क्वायर में आप कैसे बदलेंगे? तो रूट अंडर 2 रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। मैं ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा नहीं इसको। तो आप क्या लिख सकते हैं? x माइनस 2 का होल स्क्वायर, है ना। क्या लिखना पड़ेगा? देखिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, क्वाड्रेटिक में भी सीखे होंगे, 10th में भी सीखे होंगे। x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस बच जाएगा आपका 4, है ना। और 2 इसमें भी कॉमन है, x माइनस 2 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, ये आपका मॉड जेड आ गया, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा ना, क्योंकि स्क्वायर है, नेगेटिव तो जा नहीं सकता, मिनिमम वैल्यू 0 होगा x माइनस 2 का स्क्वायर का। क्यों? x का वैल्यू 2 रखिएगा तो 0 देगा, बाकी कुछ रखिएगा तो 0 से आगे देगा। अगर ये मिनिमम 0 है तो उसमें कुछ ऐड हो रहा है तो मिनिमम क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और मैक्सिमम इंफिनिटी। इसका क्या मतलब है? इसके अंदर का जो चीज दिया हुआ है, ये दिया हुआ है क्या?
इसका रेंज देख लीजिएगा, आपको दिया रहेगा ये पूरा का पूरा जा रहा है 4 से लेके इन्फिनिटी तक, 2 इंटू 4 से लेके इन्फिनिटी, और ये क्लोज इंटरवल क्योंकि 0 होगा तो 4 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा ये। और रूट से जब बाहर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 8 से लेके इन्फिनिटी। तो मॉड जेड का जो रेंज हो जाएगा, मॉड जेड बिलोंग्स टू 2√2 से लेके इन्फिनिटी, यहां तक चला जाएगा ये रेंज। अब आपको ऑप्शन से चेक करना है। ऑप्शन से कैसे चेक करना है, क्या बोला है, मॉड जेड कैन नॉट बी, क्या नहीं हो सकता है। आपको 2√2 से आगे जो भी रहेगा, या 2√2 पे भी क्लोज है तो 2√2 या 2√2 से आगे जो भी रहेगा सारे के सारे वैलिड होंगे। अच्छा, 2√2 होता क्या है, √8 हमारा क्या होगा, 2√2 होगा। इसका मतलब ये हो सकता है मॉड जेड, तो ये हो सकता है। √10 क्या, √10 क्या, √8 से तो आगे ही चला गया ना, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है क्योंकि हमें √8 से आगे की चीज लेना है। √17/2, इसका मतलब क्या होगा, रूट अंडर 8.5, ये भी रूट अंडर 8 से आगे चला गया तो बच गया आपका रूट अंडर 7। तो 7 क्या हो गया, √8 से कम हो गया, तो मॉड जेड कैन नॉट बी लेस देन √8। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन, मॉड जेड का वैल्यू √7 कभी भी नहीं हो सकता। इनफैक्ट रूट अंडर 8 से छोटा नहीं हो सकता, रूट अंडर 8 से बड़ा हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा, है ना। तो क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर है थोड़े बहुत तो आपको बनाने ही पड़ेंगे ना, कैसे दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका 2020 का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मीन्स आपका जनवरी का जो 3 शिफ्ट में हुआ था, 3 डेट में और 6 शिफ्ट में ना, उसके बारे में ये बात हो रही है। तो जो शिफ्ट के एग्जांपल्स थे, कॉम्प्लेक्स नंबर, हर शिफ्ट में लगभग एक एक क्वेश्चन आया था जेईई मेन में, तो उसी के एग्जांपल्स हम लोग देख रहे हैं प्रीवियस ईयर। तो ये भी आपका 2020 का है ना, जनवरी शिफ्ट का। तो क्या होगा, क्या लिखा हो देखिए, क्वेश्चन पढ़िए और समझिए। लेट जेड भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, जो पूरा पढ़ चुके हैं उसे एक बार वीडियो पॉज कीजिए और अपने से बनाने की कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को, है ना, फिर तो सॉल्यूशन देखिएगा। लेट जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉडुलस ऑफ जेड माइनस आई अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 2i इक्वल टू 1 एंड मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू 5/2, देन द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ जेड प्लस 3i। देखिए इसका भी आपको ऑप्शन दिया होता है, ऑप्शन हम यहाँ पे नहीं रखे हैं ऑप्शंस, लेकिन थे इसके भी, तो आपको उसके अनुसार चलना है। अब कंसेप्ट समझिए, इसमें कंसेप्ट क्या लगाना है। आपको कल बताया था, यानी कि पिछले लेक्चर में ये बताया गया था आपको कि अगर ऐसा लिखा है z माइनस z1 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z माइनस z2, इसका क्या मतलब होता है कि z परपेंडिकुलर z1 और z2 को मिलाने वाले कहीं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ये बताया गया था ना कि z का जो डिस्टेंस है 2 पॉइंट्स अगर z1 z2 से बराबर है, इसका मतलब वो दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहा होगा। अब समझिए, तो क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ z माइनस आई, ये दिया हुआ है क्वेश्चन आपका। मॉडुलस ऑफ z माइनस आई गिवन क्या है देखिए, मॉडुलस ऑफ z माइनस आई अपॉन z प्लस 2i, तो इधर भेज दीजिए इसको, मॉडुलस ऑफ z प्लस 2i, ये हो जाएगा। अब देखिए तो z क्या है, कि आपको z माइनस z1 ढूंढना पड़ेगा, है ना। ये मान लीजिए y है और ये आपका x है, तो z माइनस आई कितने डिस्टेंस पे होगा, 1 यूनिट पे होगा, और z प्लस 2i इसका मतलब -2 यूनिट डिस्टेंस पे होगा। तो मान लीजिए ये पॉइंट a रहा होगा, ये पॉइंट b रहा होगा, ये क्या रहा होगा 0, -2, और a की बात करेंगे तो 0,1 रहा होगा। अब क्या करें कि दोनों का मॉडुलस बराबर है, z एक ऐसा पॉइंट है जिसका i से डिस्टेंस यानी 0,1 से और -2i यानी कि 0,-2 डिस्टेंस है, यानी कि इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे रहा होगा। ये सारी बातें याद रहनी चाहिए ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या मतलब, ये 0,1 है, ये -2 है, तो दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दोनों को बाइसेक्ट करने वाला लाइन आपको -1/2 पे मिलेगा। -1/2 कहने का मतलब ये वाला जो पॉइंट रहा होगा, ये जो इस पे जो z रहा होगा, है ना, इसी पे कहीं न कहीं z रहा होगा। तो z को मान लीजिए x माइनस 1/2i। अच्छा ये बताइए -1/2 क्यों, i क्यों माने, z को x प्लस i भी मान x प्लस i y भी मान सकते थे ना, लेकिन y एक एक्स्ट्रा वेरिएबल हो जाएगा, और y ये वाला जो कंडीशन है इससे भी y निकल जाएगा उतना ही -1/2। लेकिन क्या लेकिन करना है हमें, हमें पता है कि मॉडुलस ऑफ z माइनस i इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z प्लस 2i होता है।
तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इस दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा। तो ये बाइसेक्टर कैसे हो गया -1/2? आपको मिड पॉइंट का फॉर्मूला पता है ना, 0 + 0 = 0 रहेगा, 1 - 2 -1 डिवाइडेड बाय 2 -1/2 पे रहेगा। अब x क्यों है? क्योंकि z x तो कहीं भी रह सकता है, यहाँ भी रह सकता है, यहाँ भी रह सकता है, यहाँ भी रह सकता है, इसलिए वो वेरिएबल है। x निकालने के लिए अलग कंडीशन दिया है कि मॉडुलस ऑफ z क्या लिखा हुआ है, 5/2 है ना। तो नाउ गिवन क्या है, मॉडुलस ऑफ z = 5/2, ये गिवन क्वेश्चन में ही है। तो जब गिवन है तो मॉडुलस ऑफ z कहने का मतलब स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या मिलेगा, ये x² + 1/4 मिलेगा और ये 5/2 का स्क्वायर मिलेगा। हालांकि यहाँ रूट होता तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा, x² का वैल्यू देखिए 25/4 - 1/4, तो आपको मिल जाएगा 24/4, 6 मिल जाएगा। तो x² 6 मिल गया। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था z + 3i क्या होगा, तो मॉडुलस ऑफ z + 3i, तो मॉडुलस ऑफ z को आप क्या माने हैं, x -1/2i + 3i, है ना। तो जब आप इसका मॉडुलस निकालिएगा तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, x² + 3 - 1/2 कितना दे देगा, तो बताइए, 3 - 1/2 दे देगा आपको 6 - 1 5/2, यानी कि 25/4 दे देगा, है ना। x² का वैल्यू 6 रखिए, x² का वैल्यू 6 रखिएगा, 6 + 25/4, तो ये हो जाएगा 24 + 25 49 हो जाएगा, है ना। और 49 हो गया तो इसका क्या मतलब होगा, तो रूट अंडर 49 √49/4, यहाँ से आ जाएगा 7/2, तो ऑप्शन में एक 7/2 था, तो आपके आंसर्स हो जाएंगे 7/2। तो कंसेप्ट याद रखिएगा, ये वाला z - z1 = z - z2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी मेथड से बनेगा, आप z को यहाँ भी x + iy मान लेते, ये कंडीशन लगाते x और y में, y निकाल y - 1/2 आ जाता, उसके बाद फिर मॉडुलस ऑफ z = 5/2 देते, √x² + y² = 5/2 करते, वहां से भी आ जाता। लेकिन ये वाला कंसेप्ट याद रहेगा तो y का कंसेप्ट ही हट जाएगा, वेरिएबल खत्म हो जाएगा, एक वेरिएबल बचेगा, आसानी से आप निकाल सकते हैं। टाइम बचाना भी तो इम्पोर्टेंट होता है ना। चलिए, ये 2020 के मेंस का ही क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, इफ द इक्वेशन x² + bx + 45 = 0, b belongs to R, has conjugate complex roots and they satisfy mod of z + 1 = 2√10, then अब इसके ऑप्शंस एक बार दिखा देते हैं आपको, है ना, क्या ऑप्शंस था इसका। देखिए, जैसा कि बोला कि ये क्वेश्चन है, इफ द इक्वेशन x² + bx + 45 = 0, b belongs to, b आपका रियल है, एज कंजुगेट कॉम्प्लेक्स रूट्स, इसके रूट्स जो है वो कॉम्प्लेक्स है लेकिन कंजुगेट है, दे सैटिस्फाई mod z + 1 = 2√10, ये भी सैटिस्फाई कर रहा है, तब आपको ये चारों ऑप्शंस दिए हुए थे, इसमें से क्या ऑप्शंस होगा। ये भी जनवरी 2020 के ही मेंस का क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। इसके लिए क्या कंसेप्ट चाहिए आपको, क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट चाहिए होगा, है ना, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाला। तो मान लीजिए क्या बोला है कि इफ हैज ए कंजुगेट कॉम्प्लेक्स रूट्स है, तो मान लेते हैं कि इसके रूट्स जो होंगे, रूट्स आर कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ए बी दिया हुआ है, एक्स वाई का ये कंसेप्ट ही है, तो हम लोग अल्फा प्लस आई बीटा मान लेते हैं एंड अल्फा माइनस आई बीटा मान लेते हैं। दो रूट्स रहे होंगे, यही कंजुगेट कॉम्प्लेक्स रूट्स है, तो सम ऑफ रूट्स कीजिए, अल्फा प्लस आई बीटा प्लस अल्फा माइनस आई बीटा, सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, -b/a, -b a की जगह पे 1, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, 2α = -b। इसका यूज हम लोग करेंगे आगे। फिर क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट, देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस आई बीटा इंटू अल्फा माइनस आई बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a, तो c आपका 45 है, यहाँ से क्या दिख जाएगा आपको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर = 45, इसका भी यूज करेंगे हम लोग, है ना। अब क्या है देखिए, एंड सेटिस्फाइड z + 1 = 0, तो रूट्स z किसको माना गया, तो वही कॉम्प्लेक्स रूट्स जो था उसी को माना गया, तो हम z किसको माने हैं, अल्फा प्लस आई बीटा को। तो जब आप अल्फा प्लस आई बीटा को z माने हैं, नाउ गिवन क्या है, देखिए गिवन है मॉडुलस ऑफ z + 1 = 2√10, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए और z का वैल्यू अल्फा प्लस आई बीटा पुट कर दीजिए, तो अल्फा प्लस 1 एक साथ रह जाएगा, आई बीटा एक साथ रह जाएगा, और माइनस भी पुट कर सकते थे कंजुगेट वाला भी, तो इसका स्क्वायर ये आ जाएगा आपका 4 × 10, 40 हो जाएगा।
इसका स्क्वायर क्या दिखा देगा आपको, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 है ना, और प्लस बीटा स्क्वायर। आपको पता होगा मॉडुलस कैसे निकालते हैं, मॉडुलस का स्क्वायर ये रूट अंडर हो जाता, स्क्वायर हो गया तो खत्म हो गया, यहाँ से 40। अब दोनों का यूज कर लेंगे है ना, अल्फा स्क्वायर और यहाँ पे बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का यूज कर लीजिए, कितना हो जाएगा 45। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को यूज कीजिए 45, तो यहाँ से आपको दिख जाएगा फ्रॉम 2 है ना, इसमें पुट कर दीजिएगा तो 45 प्लस 2 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 40। देख लीजिए अल्फा इक्वल टू आ जाएगा -3, तो अल्फा अगर -3 आ गया तो फ्रॉम 1 में क्या लिखा है 2 अल्फा इक्वल टू -b है ना, तो 2 अल्फा इक्वल टू अगर -b है तो अल्फा की जगह पे -3 पुट कर दीजिए, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा देखिए, तो -6 है और माइनस माइनस कैंसिल, तो b का वैल्यू आपको 6 दिख जाएगा है ना। तो आगे देखिए, अब ऑप्शंस में आ जाइए है ना, ऑप्शंस क्या था इसमें पुट करके चेक कर लीजिए क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस बी है ना, क्या होगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी कितना आया 6 आया है, तो 6 आया है तो आप यहाँ से क्या कीजिएगा बी स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 माइनस 6 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। एक बार आप इसको कैलकुलेशन को खुद से भी चेक कर लीजिएगा, तरीका आपको समझ में आना चाहिए, कैलकुलेशन आपको खुद करना है। तो यहाँ से मेरे हिसाब से क्या आ रहा है बी स्क्वायर माइनस बी 30 आ रहा है, आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा कहीं प्लस या माइनस ऐसा कुछ तो नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको बढ़ाते हैं, ये भी आपका 2020 वही जनवरी का ही है मेंस का। तो ध्यान लगाइए अल्फा इक्वल टू -1 प्लस √3i/2, कंसेप्ट क्या इसको समझिए है ना। अल्फा ऐसा कुछ दिया था आपको लग रहा है कि ये ओमेगा की बात कर रहा है ना, ओमेगा में हमने क्या बात किया था याद कीजिए, ओमेगा की तरफ हमने क्या बात किया था, ओमेगा का वैल्यू क्या होता है -1 प्लस √3i/2। ओमेगा का कंसेप्ट हो रहा था अल्फा का वैल्यू ओमेगा के बराबर दिया है, ओमेगा का क्यूब ओमेगा का पावर 4 ये सब चीजें आपको याद रहना चाहिए, और जैसे ही ये बातें आई तो ओमेगा का कंसेप्ट आपके दिमाग में आना चाहिए। चलिए तो ये सब डिस्कस किया हुआ, तो ज्यादा ओमेगा पे बात नहीं करते हैं, क्वेश्चंस पे चलते हैं। ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसके भी ऑप्शन दिए हुए हैं, हम सॉल्यूशन कर रहे हैं तो ऑप्शंस जो आएगा उसके बारे में बात कर लेंगे हम लोग। अल्फा का वैल्यू ओमेगा के बराबर है। अब बी के बारे में देखिए तो क्या है, बी इक्वल टू लिखा है सिग्मा के इक्वल टू 0 200 और अल्फा टू द पावर 3 के, इसका क्या मतलब हुआ, ओमेगा हो गया ना, के इक्वल टू 0 200 ओमेगा टू द पावर 3 टू द पावर के। अच्छा ये बताइए ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है ना, के इक्वल टू 0 200 1 टू द पावर के, ऐसा लिखा हुआ है, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1, तो के का वैल्यू 0 पुट कीजिएगा तो 1 आएगा, 1 पुट कीजिएगा तब भी 1 आएगा, 2 पुट कीजिएगा तब भी 1 आएगा है ना, इस तरह से आप 100 पुट कीजिएगा तब भी 1 आएगा। लेकिन ये कितने टर्म्स होंगे ध्यान दीजिएगा, 100 टर्म्स नहीं होगा, कितना टर्म्स होगा 100 टर्म्स होंगे। रीजन क्या है 0 से 100 तक गया ना, आप काउंट कर लीजिएगा, इतना ध्यान रखिए 1 से 100 ज्यादा तो 100 टर्म्स होता, लेकिन 0 से 100 गया तो 101 टर्म्स, तो 1 को 101 टर्म्स ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 101 ही आ जाएगा, इसका मतलब बी का वैल्यू आपने निकाल दिया। इसका यूज करेंगे इक्वेशन बनाने में क्योंकि ये उसके रूट्स होंगे। अब ए के बारे में सोचते हैं, ए में क्या दिया देखिए तो 1 प्लस अल्फा, अल्फा की जगह पे ओमेगा पुट कर दीजिए आप, के इक्वल टू 0 100 और अल्फा की जगह ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर टू द पावर के, ऐसा लिखा हुआ है ना। अब देखिए इसके बारे में सपोज कीजिए क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस ओमेगा को अभी रहने देते हैं क्योंकि ये तो वेरिएबल है नहीं, जहां पे के है वो वेरिएबल होता है, तो जब आप के का वैल्यू 0 पुट करेंगे, के का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये क्या दे देगा देखिए 1, के का वैल्यू 1 पुट कीजिए क्या देगा ओमेगा स्क्वायर, के का वैल्यू 2 पुट कीजिए ओमेगा टू द पावर 6, के का वैल्यू 3 पुट, के का वैल्यू 2 पुट कीजिएगा तो ओमेगा टू द पावर 4 देगा है ना, ओमेगा टू द पावर 4।
और k का वैल्यू 3 पुट कीजिएगा तो ओमेगा टू द पावर 6, 4 पुट कीजिएगा तो ओमेगा टू द पावर 8, ओमेगा टू द पावर 10। और अब आगे जाके ओमेगा टू द पावर 100 पुट कीजिएगा तो क्या दे देगा ये 200, और उससे पहले रहिएगा तो ओमेगा टू द पावर 198 दे देगा। ठीक, अब देखिए यहाँ के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं। तो 1 प्लस ओमेगा रहने देते हैं। अब इसका पैटर्न समझिए, है ना। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा टू द पावर 4 याद होगा, 3 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर 1 आ गया तो ओमेगा हो जाएगा, प्लस ओमेगा टू द पावर 6 क्या दे देगा 1 दे देगा, ओमेगा टू द पावर 8 3 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर 2 तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा टू द पावर 10 3 से डिवाइड कीजिए 99, ये आ जाएगा 1, ऐसा आ जाएगा, है ना। इस तरह से चलेगा। और ओमेगा टू द पावर यहाँ पे 3 से डिवाइड कीजिए तो क्या मिल जाएगा आपको, आपको मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा, 3 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर आ जाएगा आपका कितना, देखिए तो 18 21 आ जाएगा, रिमाइंडर 1 आएगा तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 1, सिर्फ ओमेगा रह जाएगा, है ना। ठीक है, और इससे पहले अगर रहता, जैसे मान लीजिए 198 रहता है, यही होता है ना 198, उसके बारे में हम लोग सोचते, फिर 200 आ जाता, क्योंकि जब आप 1 मिनट k इक्वल टू 0 तो 100 पुट कीजिएगा तो 202 नहीं होगा, सॉरी इसको सही कर लीजिए, 202 नहीं होके क्या होगा, सिर्फ 200 होगा, है ना। रीजन क्या है कि जब आप 100 पुट कीजिएगा 100 इंटू 2 200 होगा ना, 202 नहीं होगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, जब इसको 3 से डिवाइड कीजिएगा तो ये ओमेगा स्क्वायर दे देगा, है ना। अब आगे बढ़िए, इसके पैटर्न को समझिए, 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, है ना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। तो यहाँ से आप क्या लिखेगा, 1 माइनस 1 लिख दीजिएगा इस दोनों को, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इक्वल टू 0, समझाया हुआ है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1। उसी तरह फिर +1 रहेगा, फिर यहाँ से देखिएगा तो आपको क्या दिख जाएगा -1, है ना। फिर यहाँ पे एक प्लस आएगा, फिर आपको दो टर्म मिला के -1 हो जाएगा, है ना। इस तरह से चलता रहेगा, प्लस माइनस 1 चलता रहेगा, 1 माइनस +1 माइनस, और लास्ट में देखिए, अब इसके बारे में हमें सोचना है, ध्यान से आप देखिएगा, पैटर्न आपको दिख जाएगा। आप क्या कर रहे हैं, अगर 3 टर्म ले रहे हैं, हर एक 3 टर्म पे कलर चेंज कर दे रहे हैं, प्रत्येक 3 टर्म पे देखिए तो 0 दे रहा है, अगला 3 टर्म जो होगा वो भी 0 देगा, फिर अगला 3 टर्म जो होगा वो 0 होगा। तो अब 3 टर्म जो होंगे, अगले जो लास्ट का 3 टर्म होगा वो समेशन 0 होगा। कब, अब कितने इसमें टर्म है ये समझाइए हमको, 0 से लेके 100 है, 0 से 100 आपने पुट किया, कितने टर्म रहे होंगे, 101 टर्म है, टोटल है आपको, टोटल टर्म है आपका 101 टर्म, टोटल टर्म है आपका 101 टर्म। 3 से डिवाइड कीजिएगा, ये आ जाएगा आपका 333, तो 33 परफेक्ट आ जाएगा 3 टर्म, बाकी बचेंगे 3 इंटू 33 +2, है ना। ध्यान रखिएगा लास्ट में आपको 3 टर्म नहीं मिलेगा, लास्ट में 3 टर्म नहीं मिलेगा, क्या मिल रहा है लास्ट में आपको 2 ही टर्म मिल रहा है। तो 2 टर्म मिला के हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात किसका कर रहे हैं, 3 टर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो पहला 3 टर्म है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, वो आपको क्या दे देगा, -1 देगा। फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, वो भी क्या दे देगा आपको, -1 देगा, है ना। और उसी तरह 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, वो भी -1 दे देगा। लास्ट में जो 2 टर्म बचेगा, क्या क्या टर्म बचेगा देखिए, तो 200 पावर था तो आपने ओमेगा स्क्वायर लिखा था, और 98 पावर अगर देंगे, 99 देंगे तो ओमेगा टू द पावर हो जाएगा आपका कितना, 198। तो 198 क्या होता है, हमेशा डिवाइड होगा, है ना। ये वाला टर्म लास्ट 1 बचेगा, ध्यान से आप अपने देख लीजिएगा, इसमें अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ओमेगा टू द पावर 200 है, उससे पहले क्या रहा होगा, ओमेगा टू द पावर 198 ही रहा होगा ना, उससे पहले 196 रहा होगा, तो 198 ही लास्ट का 2 टर्म बचेगा,
वही बताया जाए। तो लास्ट के दो टर्म मिलके जीरो नहीं दे रहे, तो लास्ट का दो टर्म क्या मिलेगा, ओमेगा टू द पावर 198 ओमेगा टू द पावर 200। तो ओमेगा टू द पावर 198 क्या दे देगा, 1 दे देगा क्योंकि 3 से डिवाइड हो जाएगा पूरा, और ओमेगा टू द पावर 200 कीजिएगा वो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। इतना आपको याद रखना पड़ेगा और खुद से इसको सोचना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जब हम बात कर रहे हैं इसमें तो ये आ जाएगा आपका कितना 1 प्लस ओमेगा, ये जीरो होता चला जाएगा है ना, हर एक 3 टर्म पे जीरो होगा, और लास्ट का जो दो टर्म बच जाएगा, एक 1 बचेगा एक ओमेगा स्क्वायर बचेगा है ना। तो यहाँ से क्या मिलेगा 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से 1 प्लस ओमेगा को आप लिख देंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को लिख देंगे माइनस ओमेगा है ना। तो यहाँ से आ जाएगा ओमेगा क्यूब, तो इसका वैल्यू 1 आ गया। तो यानी कि ए जो निकाल रहे हैं ए का वैल्यू, दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू 1। ए का वैल्यू 1 है और बी का वैल्यू 101 है ना। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 101, और बोला है कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ये रूट रहा होगा, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपके ऑप्शन में दिया हुआ था। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए, दो रूट्स पता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा 101 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट है ना। तो यही आपके इक्वेशंस हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 102x प्लस 101, इसी टाइप के ऑप्शंस आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो ध्यान रखिएगा यहाँ थोड़ा सा जो टर्म आया था 200 आया था, 202 नहीं आया था, फिर उससे पहले एक जो टर्म आएगा ओमेगा टू द पावर 198 होगा, तो वो लास्ट के दो टर्म बच जाएंगे, क्योंकि 3 टर्म करके जीरो हो रहा है, तो वो 3 का मल्टीपल होता तब ना जीरो होता, 3 का मल्टीपल वो नहीं था, तो लास्ट के दो टर्म जो बचेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और उससे इसको मल्टीप्लाई किए। तो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 101, सम ऑफ रूट इनटू प्रोडक्ट ऑफ रूट। ऑप्शन में इसी टाइप से आपको दिया हुआ था, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस निकालने थे, तो ये हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये भी 2020 का ही है ना, 2020 का जेईई मेंस का है। तो आप देखिए इफ 3 प्लस आई साइन थीटा, क्वेश्चन को समझिए, बन जाएगा, पॉज कीजिएगा थोड़ा देर के लिए है ना, और अपने से बनाइए, ट्राई कीजिए। 3 प्लस आई साइन थीटा अपॉन 4 माइनस आई साइन थीटा, थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई इज अ रियल नंबर, देन आर्गुमेंट ऑफ साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा। इसके ऑप्शंस मैं आपको बता देता हूं, आपको चेक करना है। ये आपके कुछ ऑप्शंस है, ऐसे ही ऑप्शंस दिए हुए थे। अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। क्या बोला गया, 3 प्लस आई साइन थीटा अपॉन 4 माइनस आई साइन थीटा इज अ रियल नंबर है ना। याद कीजिए, ये सब ऐसे कंसेप्ट तो बताएं, रियल है तो इसको पहले नीचे में आई दिख रहा है डिनोमिनेटर में, इसको पहले सिंप्लीफाई कीजिए। तो रियल होने का क्या मतलब है, इमेजिनरी पार्ट का जो भी होगा वो जीरो रहा होगा, पहले इसको उस फॉर्म में तो लाइए। मान लीजिए ये जेड दिया हुआ है 3 प्लस आई साइन थीटा अपॉन 3 माइनस आई कॉस थीटा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 3 प्लस आई कॉस थीटा से अपॉन 3 प्लस आई कॉस थीटा। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको दिख जाएगा ये कितना 9 प्लस 3 आई साइन थीटा प्लस 3 आई कॉस थीटा, एक मिनट 3 नहीं है 4 है ना, यहाँ पे 4 है तो आपको 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 4 होगा इसके कंजुगेट से है ना, तो आ जाएगा 4 और यहाँ भी 4, तो अब 4 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 12, 4 इंटू 3 12 प्लस 4 आई साइन थीटा, 12 प्लस 4 आई साइन थीटा हो गया इससे। अब 3 कीजिए 3 आई कॉस थीटा प्लस आई इंटू आई तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और आपको नीचे क्या दिख जाएगा देखिए 4 का स्क्वायर 16 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से रियल पार्ट को अलग कर लीजिए, क्या जाएगा 12 माइनस, वैसे इसकी जरूरत थी नहीं लेकिन आपको समझा दिए, कॉस थीटा अपॉन आ जाएगा 16 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आई वाले टर्म एक साथ रखिए तो 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा,
अपॉन 16 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका जेड है। और क्या बोला गया है, जेड इक्वल टू, तो क्या बोला क्या गया है कि जेड इज प्योर रियल, मतलब ये जो था वो प्योर रियल था। तो रियल होने का मतलब क्या हुआ, सिंस जेड इज रियल, रियल है तो इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, जीरो होना चाहिए। दिस इंप्लाइज इमेजिनरी पार्ट यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, नीचे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक तरफ कर लीजिए तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा उधर चला गया तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा -3/4। दिस इंप्लाइज टेन थीटा का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा -3/4। अब यहाँ समझने वाले बात है ना, समझने वाली बात यह है कि थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, ये क्वेश्चन में दिया है और हम लाए हैं टेन थीटा -3/4। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जब हम टेन थीटा इक्वल टू -3/4 लाए हैं तो आगे हम लोग इसके बारे में सोचते हैं। चलिए, और थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, तो अगर थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई है और टेन थीटा निगेटिव है तो इसका मतलब कहाँ कहाँ रहा होगा, या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में रहा होगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहा होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव, तो इसमें और इसमें नहीं रहा होगा। किसमें रहा होगा, या तो सेकंड, क्योंकि निगेटिव है टेन थीटा तो सेकंड में रहा होगा, नहीं तो फोर्थ में रहा होगा। चलिए, अभी आपको क्या था क्वेश्चन में, देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। आपको आर्गुमेंट निकालना था किसका, आर्गुमेंट ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, आपको इसके आर्गुमेंट्स निकालने हैं। ठीक है, तो साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा, तो वो हम लोग लिख लेते हैं, साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा के आर्गुमेंट चाहिए हमें। तो आर्गुमेंट ऑफ आपको चाहिए साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा। अच्छा एक बात बताइए, तो थीटा कहाँ रहा होगा, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में रहा होगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहा होगा। मतलब क्या है कि अगर आप टेन थीटा को नेगेटिव मानते हैं तो या तो साइन थीटा नेगेटिव रहा होगा या तो कॉस थीटा नेगेटिव रहा होगा। तो अगर आप मान लीजिए कि फॉर सेकंड क्वाड्रेंट, फॉर सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो ये जो टर्म रहा होगा साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा, अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में रहा होता तो इसका जो क्या हो जाएगा, देखिए तो हमने समझाया था आपको आर्गुमेंट या प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड मान लीजिए सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आप इसको क्या बोलते हैं, पाई माइनस अल्फा, अल्फा आप यहाँ से निकालते हैं ना, तो पाई माइनस अल्फा ही आपका थीटा होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो आप क्या बोलते हैं, माइनस ऑफ अल्फा। तो चलिए, आप अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं और यहाँ से अल्फा क्या हो जाएगा, देखिए तो अल्फा हम बताए थे आपको, आपको लिखना है tan इनवर्स ऑफ y बाय x, y क्या होता था, इमेजिनरी पार्ट, cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा, और यहाँ पे बोले थे मॉड भी लेने के लिए आपको, cos थीटा प्लस sin थीटा क्या दिख जाएगा आपको, cot थीटा, और cot थीटा का ये क्या हो जाएगा, मॉड हो जाएगा। और tan थीटा आपका आया था -3/4, तो cot थीटा आपका क्या आ जाएगा, 4/3, और यहाँ पे हमें क्या लेना है, 4/3, माइनस साइन नहीं लेना है, माइनस का हमने यूज कर लिया, क्या यूज कर लिया, या तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट, ये तो अल्फा आया और सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब आर्गुमेंट क्या कहला जाएगा, तो आर्गुमेंट इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, यानी कि पाई माइनस tan इनवर्स 4/3। यही अगर फोर्थ क्वाड्रेंट रहता, और फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट की चीजें होती तो आप यहाँ से क्या बोलते हैं, थीटा इक्वल टू यानी आर्गुमेंट इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा, तो माइनस ऑफ tan इनवर्स 4/3। तो आपको या तो ये आंसर होता या तो ये आंसर होता था। अब ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन तो आपको दे ही दिए हैं, तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ये दिया हुआ है ना, पाई माइनस tan इनवर्स 4/3, पाई माइनस tan इनवर्स 3/4, तो 3/4 वाला तो होगा नहीं, ये दोनों तो ऐसे ही कट गया है ना, ये दोनों होगा नहीं, तो आपको tan इनवर्स 4/3 ये भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बचता है पाई माइनस tan इनवर्स 4/3। ये लगभग 4-5 क्वेश्चन जो हमने किया ये 2020 के मेंस के क्वेश्चन थे। आपको अंदाजा लगा होगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आता है, आपने किस लेवल तक पढ़ाई किया है। अब उससे आगे की चीजें हम 2019 के आपके यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसके बारे में समझते हैं। आपको दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये 2019 का है, ये तो लिखा हुआ ही है ना।
और इस टाइप के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं अपने, जब हम वीडियो लेक्चर्स पढ़ रहे होंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे। थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, पूरा इसको सॉल्व नहीं करूंगा। √3/2 प्लस i/5 आप इसको ब्रेक करने नहीं जाइएगा, आप इसको पोलर फॉर्म में ले आइएगा। और डी मोबियस थ्योरम है ना, क्या कहता है कि cos थीटा प्लस sin थीटा टू द पावर अगर n होता है तो आप इसको लिखते हैं cos ऑफ n थीटा प्लस i sin n थीटा। आपको याद नहीं होगा तो इस चैप्टर को देखिएगा और यहाँ पे सेम एग्जांपल किए होंगे तो आप इसको अलग कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपसे बन जाएगा, है ना। और कोई कष्ट होगा तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी 2019 का है। देखिए, इफ z and omega are the two complex numbers such that this equal to 1 and argument of z minus argument of w is equal to pi/2, then z bar into w, ये क्या होगा? ऑप्शंस आपके सामने है, समझिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये आर्गुमेंट और मॉडुलस से दोनों से मिला के रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा गया z and w आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, गिवन क्या आपका? गिवन है आर्गुमेंट ऑफ z माइनस आर्गुमेंट ऑफ w इज इक्वल टू pi/2, है ना। तो ध्यान देने वाली बात है। अगर मान लेते हैं लेट एक को थीटा मान लीजिए, आप इसको थीटा मान लीजिए, ठीक है। आर्गुमेंट ऑफ w थीटा है, तो क्या आप आर्गुमेंट ऑफ z को लिख सकते हैं pi/2 प्लस थीटा? ये लिख सकते हैं ना, आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू pi/2 प्लस थीटा। और आप याद रखिए, आपको अगर लिखना है z बार इंटू w, ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है, या नहीं तो z इंटू w बार लिखना है। तो आपको पोलर फॉर्म में मैंने क्या समझाया था, z इक्वल टू आप क्या लिखते हैं? मॉडुलस ऑफ z कॉस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z, है ना, प्लस i साइन आर्गुमेंट ऑफ z, ये लिखते हैं। यहाँ cos थीटा प्लस i साइन थीटा, थीटा क्या होता है? उसी का आर्गुमेंट होता है। यही कंसेप्ट हम लोग यूज करने वाले हैं। आप देखिए, यहाँ पे दो ही ऑप्शन है, z बार इंटू ओमेगा लिखना है या z इंटू ओमेगा बार लिखना है। तो हम लोग अगर z की जगह z बार ओमेगा लिख रहे हैं तो इसका मतलब उसका मॉडुलस चाहिए, z बार इंटू ओमेगा चाहिए। और यहाँ पे क्या चाहिए? cos ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z बार इंटू ओमेगा प्लस i साइन आर्गुमेंट ऑफ z बार इंटू ओमेगा। बस इतना ही काम करना था। अब देखिए, ये निकालना हमारा मेन ये मोटो हो गया, आर्गुमेंट ऑफ z बार इंटू ओमेगा। आप इसको क्या लिख सकते हैं? आर्गुमेंट ऑफ z बार प्लस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा। याद कीजिए, ये सारी चीज है ना, बताया हुआ है प्रॉपर्टी। और आर्गुमेंट ऑफ z बार को आप क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आर्गुमेंट ऑफ w। अच्छा, क्वेश्चंस में क्या दिया? आर्गुमेंट ऑफ z माइनस आर्गुमेंट ऑफ w pi/2 है, तो उसी का निगेटिव है क्या? देखिए तो माइनस pi/2, यानी कि आर्गुमेंट ऑफ z बार इंटू w का मॉडुलस माइनस pi/2 है, तो उसमें पुट कर दीजिए आप। तो z बार इंटू w आप क्या लिख सकते हैं इसको? देखिए तो z बार इंटू w कॉस ऑफ माइनस pi/2 प्लस i साइन माइनस pi/2। अच्छा, z बार इंटू w का मॉड लीजिए, है ना, z बार इंटू w का मॉड कीजिए या z इंटू w का मॉड कीजिए, बात तो बराबर है ना। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, z बार का इंटू w का मॉड, और ये वैल्यू 1 ही होगा। cos माइनस pi/2 0 माइनस i, ये आ जाएगा 1 इंटू माइनस i, वैल्यू आ जाएगा माइनस i। ऐसा क्यों किए हैं? ये क्वेश्चन में ही गिवन है। क्वेश्चन में देखिए कि क्या लिखा है, क्वेश्चन में गिवन क्वेश्चन का यहीं पे दिखा देते हैं। ये क्वेश्चन दिया था z इंटू w, मॉडुलस ऑफ z 1 है, ये गिवन है, तो इसको आप लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ z इंटू मॉडुलस ऑफ w 1 है। और z बार का मॉडुलस लें या z का मॉडुलस लें, मॉडुलस की प्रॉपर्टी दोनों बराबर होता है, ये और ये 1 के बराबर होता है। तो पहला ही ऑप्शन आपका मिल गया, तो सिंगल करेक्ट ऑप्शन था, क्वेश्चंस में रहता है। तो आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे? उसके आगे सोचने का बात ही नहीं मिलता तो आगे सोचते हैं ना। और अगर मान लीजिए मल्टीपल चॉइस होता तो इसका मतलब ये हो गया, तो ये नहीं होगा, फिर आप z इंटू ओमेगा बार के लिए सोच रहे थे, उसी तरीके से काम बन जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी 2019 का है, ये अप्रैल का है। और क्या दिया? z इक्वल टू √3/2 प्लस i/2, i इक्वल टू √1 है, देन 1 प्लस iz प्लस z टू द पावर 5 प्लस iz टू द पावर 8 टू द पावर 9 इज इक्वल टू। अब देखिए, तो इस टाइप का फॉर्म आपको दिया है, z इक्वल टू √3/2 प्लस i/2। आप इसको
यूलर्स फॉर्म में लिख लीजिए, है ना। तो इसका मॉडुलस आपको 1 दिख जाएगा। मॉडुलस अगर 1 है तो e टू द पावर i, और इसका देख लीजिए आप आर्गुमेंट क्या हो जाएगा 1/2 अपॉन √3/2, 1/√3 हो जाएगा, तो i π/6 हो जाएगा। ये सब चीजें फ्रीक्वेंटली अब आना चाहिए ना, इतना पढ़ चुके हैं। तो z को आप ऐसा लिख सकते हैं। तो आपके पास गिवन क्या था देखिए, तो 1 प्लस iz, तो iz z की जगह पे e टू द पावर i π/6 प्लस z टू द पावर 5 यानी कि e टू द पावर i π/6 टू द पावर 5 प्लस i e टू द पावर 5/6 टू द पावर 8, है ना। और सबका पावर 9 है। ये बाद में हम लोग देखेंगे 9, है ना। देखिए अभी आपको एक और समझाया था रोटेशन कंसेप्ट में। आई का मतलब क्या होता है, इसे मल्टीप्लाई करने का मतलब π/2 से रोटेट करना, है ना। इसको क्या लिखिएगा, आई को आप ऐसा लिख सकते हैं e टू द पावर i π/2। अब करके देखिए cos π/2 0 हो जाएगा, i sin π/2। ये सब चीजें आनी चाहिए आपको। i π/6 प्लस e टू द पावर i 5 π/6 हो जाएगा, ये है ना, मल्टीप्लाई होके। फिर i e टू द पावर i π/2 और e टू द पावर i 8 π/6 टू द पावर 9, ऐसा हो जाएगा। और 1 प्लस e टू द पावर, ये 90 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, 120 डिग्री हो जाएगा। जोड़ के देखिए कितना आ जाएगा, ये 120 कहने का मतलब हो जाएगा 2 π/3, है ना। बेस से में पावर ऐड हो जाएगा, e टू द पावर i 5 π/6 प्लस e टू द पावर, देखिए तो ये 8 π/6 है। इसको आप कैसा लिख सकते हैं, वो 4 π/3 लिख सकते हैं ना, π/2 प्लस 8 π/6 करके देखिए। ये हो जाएगा आपका कितना, e टू द पावर i 11 π/6 और टू द पावर 9। अब क्या कीजिए, सबको ब्रेक कर दीजिए एक साथ। ब्रेक करने का मतलब पोलर फॉर्म में आपको कुछ प्लस दिख जाएगा, कुछ माइनस दिख जाएगा, है ना। कैसे, तो देखिए 1 तो रहेगा ही रहेगा, 1 रहने दीजिए। e टू द पावर i π/3 क्या लिखेगा, 2 π/3 प्लस i sin 2 π/3 प्लस इसको क्या लिखिएगा, cos 5 π/6 प्लस i sin 5 π/6 और बच गया प्लस cos 11 π/6 प्लस i sin 11 π/6 और सबका पावर 9 कीजिए। यहाँ से दिख जाएगा 1 प्लस cos 2 π/3 है ना, इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 π/3 आपको π/3 कितना देता था, 60 डिग्री पे ये हो जाता था 1/2। यहाँ से आ जाएगा आपको -1/2, यहाँ पे माइनस दिखेगा, ये आपको करना पड़ेगा -1/2 और ये आपको दिख जाएगा √3/2 प्लस √3/2i। उसी तरह 5 π/6 पे ये कितना देगा, तो 5/6 पे दे देता था -√3/2, ये आ जाएगा -√3/2 और ये आ जाएगा आपको प्लस i/2, ऐसा दिखेगा, है ना, क्योंकि 5/6 पे होता है। अब 11 π/6 कहाँ चला जाएगा, देखिए तो 333 डिग्री हो जाएगा। 333 किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव होगा तो 30 डिग्री पे कितना देगा, √3/2 देगा और ये माइनस हो जाएगा i √3/2, इसका पावर 9। ये सब चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो प्लस √3i माइनस √3i प्लस √3 माइनस √3, है ना। आपको क्या दिख रहा है, ये दिखेगा 1/2 1 - 1/2 प्लस i/2 टू द पावर 9। इसको पोलर फॉर्म में लिख लीजिए फिर से, तो आपको क्या दिख जाएगा, इस 1/2 प्लस i/2, है ना। आप इसको क्या लिखेंगे, पोलर फॉर्म में लिखिए और उसके बाद देखिए क्या होता है। देखिए यहाँ कुछ मिस्टेक हुआ है लग रहा है ना, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 5/6 यहाँ तक तो सही था, वैल्यू में देख लीजिए cos 11 π/6। अच्छा ये √3/2 है ना, तो ये माइनस √3/2 नहीं होगा, है ना। ये आ जाएगा आपका कितना, माइनस i/2, ये आएगा, है ना। चेक कर लीजिए 11 π/6 sin 11 π/6 पे क्या होगा, ये वाइट ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपका बच जाएगा। तो यहाँ से ये बचेगा तो आपका क्या हो जाएगा, √3/2i। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, कैलकुलेशन मिस्टेक है। तो यहाँ से आपको क्या दिख जाएगा, देखिए तो यहाँ से आपको दिख जाएगा क्या, 1 - 1/2 प्लस √3i/2 टू द पावर
9 है ना। तो इसको फिर आप ब्रेक कर लीजिए पोलर फॉर्म में, है ना। 1/2 √3/2, इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, वही चीज इसको आप लिखेंगे क्या, और इसका क्या हो जाएगा √3 cos π/3 है ना, cos π/3 प्लस I sin π/3 पोलर फॉर्म टू द पावर 9। अब पोलर फॉर्म है तो डी मोवर्स थ्योरम लगा देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा cos ऑफ 9 π/3 प्लस I sin 9 π/3, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा cos ऑफ 3π प्लस I sin 3π। देखिए 3π पे ये 0 दे देगा और ये 3π पे -1 देगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा -1। ये सब चीजें ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था, बाकी और सब सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका -1, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो क्या क्या यूज हो रहा है इसमें देख रहे हैं, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आपने लगाया, पोलर फॉर्म आपने लगाया, है ना। पोलर फॉर्म लगाने के बाद आपने उसको फिर से ब्रेक किया, कुछ कैंसिल्स होते हैं, है ना। पावर जो रहा वैसे ही रहने दिया और उसके बाद फिर आपने डी मोवर्स थ्योरम लगाया। तो सारे के सारे चीजें आपको याद रहनी चाहिए, तभी आपसे क्वेश्चंस बने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए, है ना, हम लोग बात क्या करते हैं इसमें। एडवांस का क्वेश्चन है 2019 के ही, तो अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन देखे मेंस के देखे, तो आपको कुछ कुछ आइडिया लगा। एडवांस में आपको अपना दिमाग लगाना ही पड़ता है, कुछ बनाना पड़ता है ना। कुछ सोचिएगा, समझिएगा, इस बात को अच्छे से समझिएगा। लेट्स S be the set of all complex number Z satisfying modulus of Z minus 2 plus I greater than equal to √5। तो ये सिंपल सा जो चीज दिया हुआ है, इसके बारे में हमने आपको मॉडुलस के बारे में समझाया था। क्या समझाया था, देखिए Z minus 2 plus I है और उसका मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू √5 है। याद कीजिए मैंने आपको ये समझाया था, मॉड Z अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, इसका मतलब क्या रहा होगा कि मॉड Z इक्वल टू 2 होता तो सर्कल है, ग्रेटर देन 2 है तो इसके बाहर का रीजन बाहर हो रहा है ना। सिमिलरली Z माइनस Z1 होता था, एक बार फिर से कंसेप्ट बता देते हैं, इसका मतलब Z1 अब 0 0 पे नहीं होगा, जहां Z1 होगा वहां पे सेंटर होगा और रेडियस r के बराबर होगा। ये सारी चीजें मैंने डिस्कस किया था। अब ग्रेटर देन इक्वल टू √5 है तो समझिएगा, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, Z माइनस 2 माइनस I, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू √5। अब समझिए, अब सेंटर का होगा 2, -1 पे सेंटर होगा, सेंटर 2, -1 पे आप यूज करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, मैं सर्कल बना रहा हूँ 2, -1 पे। तो सपोज कीजिए आपका यहाँ है और ये वाला पोर्शन यहाँ है 2, -1 और रेडियस कितने होंगे √5। तो √5 कहाँ से पास करेगा, देखिए आपको यही वाला पोर्शन आपको दिख जाएगा √5, है ना। तो इसका मतलब है कि ये सर्कल जो बना होगा, देखिए तो सेंटर वहां है 2, 1 पे, ओरिजिन से तो पास करेगा ही करेगा, इस टाइप से आपका वो सर्कल है। तो इक्वल टू अगर रहता तो ये सर्कल के पास होता, लेस देन रहता तो सर्कल के अंदर होता, लेकिन ना इक्वल टू है ना लेस देन है, तो इसका क्या मतलब रहा होगा, ग्रेटर का मतलब क्या है कि जेड जो होगा हमेशा इसके बाहर ही रहा होगा, है ना। If the complex number Z0, इतना समझ गए इस लाइन। नेक्स्ट लाइन, if the complex number Z0 is such that 1 upon Z0 minus maximum of the set 1 upon modulus of Z minus 1 Z belongs to S। जो S था कम्प्लेक्स नंबर का सेट जिसमें Z सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इधर बाहर का जो भी सेट होगा, बाहर के जो भी पॉइंट होंगे सब S में होंगे और Z इसको सेटिस्फाई कर रहा है, सच दैट 1 अपॉन Z माइनस 1 जो लिखा हुआ है मॉडुलस ऑफ Z माइनस 1, इसके बारे में बात किया जा रहा है। चलिए, और क्या बोला है, इफ द कम्प्लेक्स नंबर Z0 के बारे में समझिए, Z0 सच दैट 1 अपॉन Z0 माइनस S इज मैक्सिमम, ये वाला मैक्सिमम है ऑफ द सेट। किस सेट का वैल्यू है Z0, 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ Z माइनस 1 का ही सेट है, यानी Z का ही कोई Z0 वैल्यू रहा होगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर 1 अपॉन Z0 माइनस 1 मैक्सिमम की तरफ इशारा कर रहा है, इसका मतलब है कि मॉडुलस ऑफ Z0 माइनस 1 किसकी तरफ इशारा कर रहा होगा, मिनिमम की तरफ, क्योंकि रेसिप्रोकल अगर 1/x अगर मैक्सिमम है तो x को क्या होना पड़ेगा, मिनिमम होना पड़ेगा, यानी कि मॉडुलस ऑफ Z0 माइनस 1 को क्या होना पड़ेगा, मिनिमम। और याद रखिए
जेड नॉट माइनस 1 कहने का मतलब डिस्टेंस, जेड नॉट का डिस्टेंस कहां से, 1 से, जेड नॉट का डिस्टेंस कहां से, 1 से। तो 1 कहां पे आपको दिखेगा, देखिए तो 1 कहीं यहां दिख रहा होगा, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ना आपका, यहाँ जो आप 2 माइनस 1 लिखे थे, ये 2 0 है, और ये वाला आपको क्या दिख जाएगा, माइनस, यानी 0 माइनस 1, और आपको कहां से डिस्टेंस चाहिए, 1 से, यानी कि 1 0। यहां से डिस्टेंस आपको मिनिमम चाहिए। अब याद रखिए, आपने जेड किसको रिप्रेजेंट किया, जेड अंदर में तो है नहीं, जेड आपका या तो सर्कल पे होगा, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू है, या तो जेड सर्कल पे रहा होगा, या नहीं तो सर्कल के बाहर रहा होगा। अगर आप सर्कल के बाहर चलते चले जाएंगे तो ये तो मैक्सिमम डिस्टेंस जाएगा ना, मैक्सिमम तो इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट कहाँ मिलेगा, सर्कल के बाहर का जो क्षेत्र होगा, इतना सर्कल है, और इसके बाहर का जो क्षेत्र होगा वो तो इनफाइनाइट होगा, है ना। तो आपको इसलिए मिनिमम चाहिए। तो अगर आपको बोला जा रहा है कि ये सर्कल है, यहाँ से मिनिमम बोलिए, तो वो उसके सरकमफ्रेंस में ही पॉइंट रहा होगा। ये बात समझिए आप, मिनिमम लाने के लिए आपको इसी के सरकमफ्रेंस में पॉइंट रहा होगा। अगर सरकमफ्रेंस में पॉइंट नहीं रहेगा, उससे कहीं भी आगे जाएगा और यहाँ से आप मिलाइएगा तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस पे चला जाएगा। तो इसलिए हम लोग बात करें, और कैसा रहेगा सरकमफ्रेंस पे, कैसा, मान लीजिए मिनिमम अगर जेड नॉट माइनस 1 को होना होगा, तो जेड नॉट कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा एकदम लीनियरली रेडियस के डायरेक्शन में, रेडियस के डायरेक्शन में, इसलिए क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, और ये पॉइंट कोलिनियर होगा, तभी ये वाला डिस्टेंस जो बचेगा, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है, मान लीजिए इसको ए मान लीजिए और इसको सी मान लीजिए, ए से सी का डिस्टेंस तभी मिनिमम होगा जब वो रेडियस के अलोंग होगा। मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ ले लेते, यहाँ ले लेते, ये ज्यादा हो जाता डिस्टेंस। तो 3 बातें यहाँ समझना था, सेंटर, और वो पॉइंट जेड कहाँ है, तो जेड बाहर है इस सर्कल के, और बाहर है, और 1/z0 - 1 को मैक्सिमम होना था, तो z0 - 1 को क्या होना पड़ेगा, मिनिमम होना पड़ेगा। मिनिमम तभी होगा जब वो सरकमफ्रेंस पे होगा, और सरकमफ्रेंस पे होगा तो किस डायरेक्शन में होगा, तो एक डायरेक्शन में होगा, यानी कि पॉइंट मान लीजिए, इस सेंटर को मान लीजिए क्या, ओ मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। तो मिनिमम होने के लिए फॉर दिस इम्प्लाई ओ ए सी, पॉइंट ओ ए सी आर कोलिनियर, कोलिनियर होना पड़ेगा, दैट इज अलोंग द रेडियस, अलोंग द रेडियस, मिनिमम होने के लिए, है ना, अलोंग द रेडियस। अगर जेड नॉट इसी पे लाई कर रहा है, जेड नॉट कहाँ लाई कर रहा है, इस पे, और वो किस क्वाड्रेंट में होगा, देखिए तो ये 1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी होगा, तो जी एक्स मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, ध्यान से दे रखिएगा, जेड नॉट का जो वैल्यू है, लेट जेड नॉट इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। जेड नॉट को हम क्या ले रहे हैं, एक्स प्लस आई वाई, कोई पॉइंट इसी पे रहा होगा ना, एक्स प्लस आई वाई। तो एक्स कहाँ से कहाँ तक में गया है, देखिए तो 0 से लेके 1 तक ही जा सकता है, कि यहीं तक जाएगा ना ये वाला, इससे ऊपर नहीं जा सकता, जेड इसी के बीच में रहेगा कहीं ना कहीं। फिर उसके बाद एंड वाई को आपको क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। वाई पॉजिटिव क्यों होगा, आप नीचे जाएंगे तो मिनिमम डिस्टेंस नहीं मिलेगा, आपको इधर ही देखना पड़ेगा, 0 से 1 के बीच में, इधर ही, है ना। वैसे इस कंडीशन की खास जरूरत नहीं था। अब देखिए द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ, इतना समझने के बाद आप समझ जाएंगे, आपको क्या चाहिए, 4 माइनस जेड नॉट, जेड नॉट आप क्या माने, एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई, माइनस जेड नॉट बार, यानी कि एक्स माइनस आई वाई, अपॉन जेड नॉट एक्स प्लस आई वाई माइनस एक्स माइनस आई वाई प्लस 2i, ऐसा आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। अब देखिए आपके सामने क्या है, 4 माइनस एक्स माइनस एक्स, यहाँ से क्या दिख जाएगा आपको, माइनस ऑफ 2x, तो 4 माइनस 2x माइनस आई वाई प्लस आई वाई कैंसिल हो जाएगा, अपॉन x प्लस आई वाई, यहाँ पे भी देख लीजिए x प्लस आई वाई, यहाँ से क्या क्या कैंसिल होगा, x और x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा नीचे आपको क्या, देखिए तो x कैंसिल हो गया तो आपको दिखेगा आई वाई प्लस आई वाई, तो 2 आई वाई, है ना, आपको दिख जाएगा 2 आई वाई ऐसा, और प्लस 2i था, प्लस 2i, इसको लिख दीजिए आप 4 माइनस 2x अपॉन 2y प्लस 2 इंटू आई, और i नीचे दिख रहा है तो i से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको दिख जाएगा 2x माइनस 4, है ना, आई स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है,
अपॉन 2y प्लस 2 इंटू आई। अच्छा ये क्या आया देखिए, तो प्योरली इमेजिनरी आया है क्या? जब आप इसका आर्गुमेंट निकाल रहे हैं, इसको पहले सॉल्व किए हैं, ये आपको क्या दे रहा है, समथिंग इंटू आई। इसका क्या मतलब है कि प्योरली इमेजिनरी है, बस इतना ही ध्यान रखना था। दिस इम्प्लाइज, जो गिवन आर्गुमेंट था, दिस इम्प्लाइज जो आपका गिवन था ये वाला, कहाँ गया वो, एक मिनट, ये वाला दिस इम्प्लाइज प्योरली इमेजिनरी है ना, ये वाला पूरा पूरा क्या होगा आपका, इमेजिनरी होगा। दिस इम्प्लाइज प्योरली इमेजिनरी। अगर प्योरली इमेजिनरी है तो आर्गुमेंट, अगर पूछा है तो आर्गुमेंट या तो प्लस माइनस, दिस आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, या तो π/2 होगा या तो -π/2। ये भी कंसेप्ट आपको बताया था, इस दोनों में हमें सेलेक्ट करना है। अब देखिए ये क्या है, 2x - 4। जब आप x 0 से 1 ले रहे हैं, इसका मतलब और 0 से 1, 2x - 4 हमेशा क्या रहा होगा, निगेटिव रहा होगा। देख लीजिए 0 से 1 में कीजिएगा तो ये 0 से 2 जाएगा, निगेटिव -4 है, तो हमेशा क्या होगा, 4 0 to 1, 2x - 1 क्या हो जाएगा, लेस देन 0, यानी कि निगेटिव होगा। और 2y + 2, y पॉजिटिव है तो क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो पूरा का पूरा क्या रहेगा आपका, देयरफॉर फॉर दिस 2x - 4 जो आया है आपका 2y + 2i, ये हमेशा निगेटिव होगा। और किसी निगेटिव इमेजिनरी के लिए, प्योरली निगेटिव इमेजिनरी जो होता है, उसके लिए आर्गुमेंट हम लोग क्या लेते हैं, -π/2। ये सब चीज समझाया हुआ है, ऊपर वाला चीज के लिए पॉजिटिव के लिए π/2, नीचे के लिए -π/2। इसका ऑप्शन एक आपको -π/2 दिखेगा। तो आंसर क्या होगा इसका, -π/2। इस वीडियो को बार बार देखिए, इसको पॉज करके 1-2 बार देखिए, फिर भी अगर कुछ कहीं पे दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए कहाँ दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, और एनी इंटीजर के लेट अल्फा के इज इक्वल टू cos k/7 प्लस i sin k/7 where i is equal to the value of the expression। इस चीज को समझाने के लिए आपको nth रूट्स ऑफ यूनिटी में थोड़ा सा और बताना होगा, लेकिन हम पहले बता चुके हैं, कंसेप्ट समझिए ना। कंसेप्ट इसमें यूज होगा कौन सा, nth रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी। nth रूट्स ऑफ यूनिटी में आपको समझाए होंगे कि अगर zn इक्वल टू द पावर 1 लिखते हैं तो फिर आपको क्या बताया गया था, यहाँ पे कैसे लिखना है इसको। इसको बोला गया था आपको, इसको लिख दीजिए e⁻²k π, ऐसा लिख दिया ना, e⁻²k π। और z इक्वल टू लिखना पड़ेगा तो e⁻²k π/n, यानी कि यहाँ से लिखिएगा ये आ जाएगा cos ऑफ 2k π/n प्लस i sin 2k π/n। और फिर क्या बोला गया था, n इक्वल टू 0 पुट कीजिए, 1 पुट कीजिए, और कहाँ तक k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 1, और कहाँ तक k इक्वल टू n-1 तक पुट कीजिए। आपको वहां से सारे रूट्स निकलते चले आएंगे। k इक्वल टू 0 पुट कीजिएगा, cos 0 प्लस sin 0, i sin 0, cos 0 का वैल्यू 1, एक रूट 1 होगा, फिर इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। और याद कीजिए आपको क्या समझाया गया था क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में क्या बोला था, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल को फॉर्म करता है। लेकिन अगर nth रूट्स की बात करेंगे तो जब हम nth रूट पे आएंगे ना, वो पॉलीगन बनाएगा, है ना। पॉलीगन कैसा बनाएगा, एक तो 1 मिलेगा, इसी तरह एक दूसरा रूट यहाँ मिलेगा, है ना, इस तरह से, है ना। सारे के सारे जो होंगे एक सर्कल पे होंगे, सबका जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा। जैसे उसमें क्यूब रूट में इक्विलैटरल ट्रायंगल होता था, इसमें पॉलीगन होगा। मान लीजिए एक रूट Z1 था, Z0, Z1, Z2 इस तरह से रहेगा, है ना, Z3, और कहाँ तक जाएगा, ये Zn तक जाएगा मान लीजिए। तो सबके बीच में जो एंगल होगा वो बराबर एंगल होगा। ये जैसे आपने क्यूब रूट्स में देखा था 2π/3 था, यहाँ हो जाएगा आपका 2π/n, है ना। इसके बीच में भी कितना होगा, 2π/3। और जब इसको जोड़िएगा आप, तो जैसे वहां पे इक्विलैटरल ट्रायंगल बना था, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि पॉलीगन ऑफ साइड n, और सब का डिस्टेंस रेगुलर पॉलीगन बनता है, ठीक है। सब का जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा, रेगुलर पॉलीगन बनेगा। अगर nth रूट्स ऑफ यूनिटी को रिप्रेजेंट करेंगे आर्गन प्लेन पे, तो वो n साइडेड रेगुलर पॉलीगन को फॉर्म करेगा, और सबके बीच में जब एंगल देखेंगे तो वो 2π/n होगा।
और हर एक यहाँ से लेके अगर मैं लिख रहा हूँ कि Z1 माइनस Z0 का मॉड, इसका क्या मतलब बता रहा है, ये वाले डिस्टेंस को बता रहा है ना, डिस्टेंस यानी साइड का डिस्टेंस। तो Z1 माइनस Z0 लिखें या Z2 माइनस Z1 लिखें, सब तो बराबर होगा ना, क्योंकि रेगुलर साइड है। उसी तरह Z3 माइनस Z2 लिखें तो डिस्टेंस बराबर होगा। चलिए, यही कंसेप्ट हमें यहाँ पे यूज करना है। कौन सा कंसेप्ट यूज करना है, देखिए तो आपके सामने क्या दिया वैल्यू, अल्फा के। अल्फा के को आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, कॉस ऑफ के पाई दिख रहा है तो इसको 2 के पाई बनाइए और यहाँ पे 14 कर दीजिए, तो 7 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, आई साइन 2 के पाई बाय 14 है ना। अगर ऐसा लिखा हुआ, देखिए 2 के पाई बाय n लिखा हुआ है, 2 के पाई बाय n, तो ये क्या है, nth रूट्स ऑफ यूनिटी। अगर लिखा हुआ है 2 के बाय 14 तो इसका मतलब क्या है कि अल्फा के डिनोट्स द 14th रूट्स ऑफ यूनिटी है ना, यूनिटी। तो 14th रूट्स ऑफ यूनिटी है तो इसके जितने भी साइड्स होंगे सबके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा। तो अगर मान लीजिए ये दिया हुआ अल्फा के प्लस 1 माइनस अल्फा के, तो डिस्टेंस अल्फा के प्लस 1 माइनस अल्फा के, जैसे हम जेड मान रहे थे जेड के बोल सकते थे, ये अल्फा के बोला है, बात तो वही है ना, के प्लस 1 माइनस के को मान लेते ए, साइड ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन के साइड को हम लोग मान लेते हैं, ये बात समझिएगा। Z1 माइनस Z0 वही है ना, के प्लस 1 माइनस के, Z2 माइनस Z1 सेम चीज है, साइड ऑफ पॉलीगन। उसी तरह अल्फा ऑफ 4k माइनस 3 4k माइनस 1 माइनस अल्फा ऑफ 4k माइनस 2 इक्वल टू ए होगा। ये भी दो रेगुलर साइड का है, जैसे 4k माइनस 2k का वैल्यू आप पुट करके देखिए, 0 पुट कीजिएगा -1, 0 पुट कीजिएगा -2, 1 पुट करके देखिए, 1 पुट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 4 यानी 3, और यहाँ पुट कीजिएगा 1 तो क्या आ जाएगा 2, यानी कि अल्फा 3 माइनस अल्फा 2। दो रेगुलर जो है, जैसे Z1 माइनस Z2 है, Z2 माइनस Z1 है, Z3 माइनस Z2 है, वही चीज है। Z2 माइनस Z3 का भी साइड क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और अल्फा के प्लस 1 माइनस अल्फा के भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बस यहाँ पे क्या करना है, देखिए सिग्मा 1 से लेके 12 तक गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले बार जब 1 पुट कीजिएगा तो ये दिखेगा आपको अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, 2 पुट कीजिएगा तो अल्फा 2 पुट कीजिएगा तो क्या दिखेगा, अल्फा 3 माइनस अल्फा 2 ऐसा दिखेगा। ये कितनी बार जाएगा, 12 टाइम्स। लेकिन जब नीचे देखिएगा ये दिखेगा 1 पुट कीजिएगा तो क्या दिखेगा, 1 पुट कीजिएगा तो अल्फा 3 माइनस अल्फा 2, इसका मॉड होगा, मॉडुलस तो सब में है, प्लस 2 पुट कीजिएगा तो क्या दिखेगा, अल्फा टू दी पावर अल्फा 7 माइनस अल्फा 6, मॉडुलस ऑफ अल्फा 7 माइनस अल्फा 6। ये सब क्या दिखा रहा है, अल्फा को जेड मान लीजिए ना, सब साइड ही तो दिखा रहा है। ये 3 बार ऐड होगा और ये 12 बार ऐड होगा, तो ऊपर में आप क्या लिख दीजिए 12 टाइम्स ऑफ ए, क्योंकि इसका भी वैल्यू ए है, इसका वैल्यू ए है, इस तरह जितनी बार ऐड होगा सबका वैल्यू ए है, इसका भी वैल्यू ए है, इसका वैल्यू है, तो 12a अपॉन 3 है, ये कितना देगा 4। आंसर आपका 4 हो जाएगा। यही आपको यूनिट क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के कंसेप्ट आपको देखने थे। इसको फिर से आप समझिएगा कि अगर nth रूट की बात करें तो वो साइड ऑफ पॉलीगन बता रहा है, जैसे क्यूब रूट में मैंने आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल बता के दिखाया था। अगर nth रूट रहेगा तो n साइडेड पॉलीगन होगा, और Z1 माइनस Z0 या Z2 माइनस Z1 लिख रहे हैं तो वो पॉलीगन के साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पॉलीगन के साइड को रिप्रेजेंट कर रहेगा, रेगुलर पॉलीगन है तो सब बराबर होगा। वही चीज अल्फा के लिखा हुआ था, इसको हम लोग 2 के पाई बाय n रहेगा तो nth साइड होगा, 2 के पाई बाय 14 है तो 14th रूट्स ऑफ यूनिटी है, यानी 14 साइडेड रेगुलर पॉलीगन बनेगा। और अल्फा के प्लस 1 माइनस अल्फा के लिख रहे हैं, सबका वैल्यू पुट करें तो आपको दिखेगा ये उसके साइड्स की ही बात कर रहा है, उसी तरह ये भी उसके साइड्स की बात कर रहा है। तो नीचे है क्या, 3 साइड का समेशन है, ऊपर में क्या है 12 साइड का समेशन है, तो एक साइड को a मान लीजिए, 12 साइड का समेशन 12 है, नीचे 3a तो आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी समझ में आया होगा। तो और भी क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग यहीं पे आज के डिस्कशन को खत्म करते हैं। तो आपका लगभग मैंने थ्योरी पोर्शन अच्छे से करा दिया था, क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर थे, जितने क्लास में मैं करवाता हूँ उतने क्वेश्चन तो मैं करवा दिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो थे, जो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस छोड़ रखे हैं, तो अब आपका जो मेन मोटिव क्या होना चाहिए, आप उसे एक बार जरूर बना लें, और कोई डाउट्स आएगा तो बताइएगा जरूर। और आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर कितना हेल्प किया है ये आप
समझने में, ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग बात करेंगे कि कौन सा वीडियो आपको चाहिए, किस चैप्टर का चाहिए। या तो आप 12th के फंक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं, या नहीं तो और कुछ अगर चाहिए तो आप कमेंट में हमें लिखिएगा, है ना। थैंक यू, और दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। धन्यवाद।